Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says a plank of mass m1 with a bar of mass m2 placed on it lies on a smooth horizontal plane. A horizontal force growing with time t as capital F is equal to at, where a is a constant, is applied to the bar. Find how the accelerations of the plank W1 and the bar W2 depend on T if the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to K. Draw the approximate plots of these dependencies. तो बेसिकली बच्चों सवाल ये है कि वी हैव अ प्लैंक जिसका मास m1 है और उसके ऊपर क्या रखा है, एक बार रखा है जिसका मास m2 है एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि वेरिएबल है ना, टाइम के साथ वो फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं m2 मास के बार के ऊपर. अब अपने को क्या बताना है, W1 और W2 मतलब कि एक्सेलरेशंस ऑफ द प्लैंक एंड द बार एज फंक्शंस ऑफ टाइम. तो चलिए सोचते हैं कैसे किया जाए इसे. देखिए बच्चों, अपने को ये दिया हुआ है कि यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, वो K है, और जो फ्लोर है ना वो स्मूथ है, मतलब कि ये जो नीचे जो हमारे पास प्लैंक है, प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जब t बराबर 0 था तब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो m2 और m1 आराम से रुके हुए थे. अब जैसे ही फोर्स लगना चालू हुआ तो m2 जो है उसकी टेंडेंसी क्या हो गई, आगे जाने की. लेकिन चूंकि फ्रिक्शन है m2 और m1 के बीच में, तो क्या होगा, तो भाई ऐसा होगा कि m2 कोशिश ये करेगा कि वो m1 को अपने साथ आगे लेकर के जाए, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन यही चाहता है कि m1 और m2 के बीच में क्या ना हो, रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, है ना. तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि चूंकि फ्रिक्शन है यहां पर, तो वो क्या कोशिश करेगा कि m1 जो है वो m2 के साथ आगे जाए. ठीक है बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल F तो समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन स्मॉल m1 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी लिमिटेशन है. F बराबर at जो है वो तो कितना भी बढ़ सकता है टाइम के साथ, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक था, है ना. शुरुआत में तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा था t बराबर 0 पर, फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन जो है वो लगना चालू हो गया, और क्या था नेचर उसका, स्टैटिक, है ना, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है. तो फ्रिक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि m1 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर जो F मैक्स है ना, जो मैक्सिमम फोर्स इस पर लग सकता है वो कितना होगा, वो होगा म्यू जो कि K है यहां पर, इनटू नॉर्मल. अब इस जगह का नॉर्मल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m2 इंटू जी. क्लियर है ये बात. तो मैक्सिमम फोर्स है ना जो m1 पर लग सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना है, k m2g. इसका मतलब a max है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ m1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k m2g अपॉन m1. क्लियर है ये बात. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में एक्सेलरेशन 0 है. अब एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते जब इतना हो जाएगा उस समय तक m1 और m2 साथ में जाएंगे, लेकिन उसके बाद m1 बोलेगा कि मेरा एक्सेलरेशन और नहीं बढ़ सकता है, मैं इतने ही एक्सेलरेशन के साथ आगे जाता जाऊंगा, और m2 का एक्सेलरेशन विथ टाइम बढ़ता चला जाएगा. क्लियर है ये बात. तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में. अब बच्चों ये निकालते हैं कि आखिर ये जो एक्सेलरेशन है ना, जो m1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, वो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कब बना. तो बेसिकली पूरे के पूरे सिस्टम को अगर मैं एक साथ देखूं, क्योंकि मैं उस समय तक पूरे के पूरे को एक साथ देख सकता हूं, क्योंकि दोनों साथ में चिपक करके जा रहे थे, वो तो जब एक्सेलरेशन इससे एक्सीड करेगा, km2g अपॉन m1 से एक्सीड करेगा, तब देयर विल बी स्लिपिंग, है ना. उसके पहले तो दोनों चिपक करके चल रहे थे. तो मैं क्या बोल दूंगा कि उस समय तक एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर कितना लग रहा है, 80, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर मास से, विच इज m1 प्लस m2, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k m2g अपॉन m1. तो यहां से जो टाइम आएगा t, वो क्या होगा, वो वाला वक्त होगा जब m1 और m2 के बीच में स्लिपिंग अब होना चालू होने ही वाला है. ठीक है, तो लेटर से बच्चों उस टाइम को मैं टी नॉट कह दे रहा हूं. तो यहां से टी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी नॉट आप देखिए आ जाएगा k m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी होल डिवाइडेड बाय a m1.
तो इस टाइम पर बच्चों क्या होने वाला है, इस टाइम पर ये दोनों आखिरी बार चिपक करके चलेंगे। इसके अगले ही मोमेंट पर क्या होगा, स्लिपिंग चालू हो जाएगी। तो बच्चों इस टाइम के बाद क्या होगा कि जो m1 है उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस पर लगातार मतलब हर समय कितना फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही फोर्स लगेगा, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो कितनी हो जाएगी, km2g, जो हमने यहाँ पर एज्यूम करा था। तो ये जो फ्रिक्शन है लगातार उस पर इतना ही फोर्स अगर एक्ट करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इतना मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, तो टी नॉट टाइम के बाद, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टी नॉट टाइम के बाद m1 का एक्सेलरेशन और चेंज नहीं करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट m2। मैं क्या करता हूं बच्चों, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। किसी t टाइम पर मान लेते हैं कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो तो दिया हुआ है अपने को 80 लगेगा। अब जो है मैं बात कर रहा हूं ऐसे टाइम की, है ना, जो t नॉट से ज्यादा हो, है ना, फॉर t ग्रेटर देन t नॉट की मैं बात कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, कितना लगेगा इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, वो लगेगा k इंटू m2 इंटू जी। क्लियर है ये बात। तो इसका एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन को मैं W2 बोल देता हूं। तो W2 कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, मतलब कि 80 माइनस km2g अपॉन मास इसका है m2। तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन W2 कितना आ गया, वो आ जाएगा 80 अपॉन m2 माइनस k इंटू जी। तो अब बच्चों सोचते हैं कि ये ग्राफ भी ग्राफिकली बेसिकली हम लोग कैसे ये सारे एक्सेलरेशंस को शो करें। ठीक है, एक आइडिया मैं लगाता हूं। पहले तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि t बराबर 0 पर दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। धीरे धीरे दोनों का एक्सेलरेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो मैक्सिमम हो गया, सॉरी m1 का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया कब, t नॉट टाइम पर, है ना। और उसके बाद m1 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। लेकिन m2 का एक्सेलरेशन जो है वो वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, आप देखिए बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे t बढ़ेगा W2 की वैल्यू लगातार बढ़ती ही जाएगी। और अगर एक काम करें बच्चों कि t लेस देन t नॉट की बात अगर करें, है ना, तो उस समय मेरे को पता है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन मास, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर W1 विल बी इक्वल टू W2, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेसिकली हमारे पास W1 इक्वल टू W2 आ रहा है कितना, 80 अपॉन m1 प्लस m2। ये कब की बात है, t लेस देन t नॉट की, और t ग्रेटर देन t नॉट की बात हम लोगों ने यहां पर देख ली, है ना। ये बात थी t ग्रेटर देन t नॉट की। तो बच्चों ये होगा हमारा फाइनल आंसर और यही होगा हमारा फाइनल ग्राफ। मैंने सारी चीजें जो आपको बताई वो यहां पर मैंने लगा दी है। जैसे पहले बात करते हैं t लेस देन t नॉट की, तो W1 और W2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। तो ये W1 का ग्राफ कह लीजिए यहां से यहां तक का, या फिर आप कह लीजिए W2 का ग्राफ, बात एक ही है। क्लियर है ये बात। तो ये है ग्राफ W1 और W2 का बिफोर t नॉट टाइम। और उस समय देखिए कि ग्राफ कैसा आना चाहिए था, इक्वेशन थी 80 अपॉन m1 प्लस m2। तो मतलब कि यहां पर जो है अपने को दिख रहा है कि स्लोप कैसा है, a अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आप यहां पर इससे बोल रहे हैं θ1, तो tan θ1 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन m1 प्लस m2। और t बराबर 0 पर W1 और W2 दोनों ही 0 होंगे, इसीलिए ग्राफ जो है वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों t ग्रेटर देन t नॉट की। W1 तो फिक्स हो गया है ना, इससे ज्यादा तो वो नहीं बढ़ रहा है। तो W1 की वैल्यू बेसिकली कितनी है, km2g अपॉन m1। तो यहां पर जो ये वैल्यू है ये कितनी है, km2g अपॉन m1, है ना। ये W1 की वैल्यू मैक्सिमम है और ये फिक्स हो गई है। लेकिन W2 की बात करिए तो वो तो 80 अपॉन m2 माइनस kg आ रहा है ना। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे W2 भी बढ़ता जा रहा है। और इस बार t बराबर 0 पर W2 की वैल्यू देखिए, अगर मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो t बराबर 0 भरने पर W2 की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली अगर मैं ग्राफ बनाने की सोचूं तो y इंटरसेप्ट इसका माइनस kg आएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो बेसिकली kg है ना। तभी तो ये y इंटरसेप्ट माइनस kg आ रहा है, ठीक है। और इसका स्लोप कैसा है, a अपॉन m2। मतलब कि अगर मैं यहां पर θ2 बोल दूं तो tan θ2 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन m2। तो आप देखिए कि स्लोप को कंपेयर करें अगर, तो पहले था a अपॉन m1 प्लस m2, अब हो गया a अपॉन m2। तो ऑब्वियस है कि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो अगर
इसका मतलब स्लोप ज्यादा हो गया, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब कि एंगल भी यहाँ पर ज्यादा हो गया। इसीलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि θ1 छोटा है एज कंपेयर टू θ2। तो ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ऑल राइट।